नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ये तो एक सेंटेंस हो गया, इसमें क्वेश्चन क्या है, तो ये सेंटेंस हमें प्रूव करना है। और ऐसा भी बोल सकते हैं राउट्स लॉ फॉर गैस लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब जिसमें सॉल्यूट गैस होगा और लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट, बराबर, ठीक है। तो ये सेंटेंस प्रूव करना है। चलो सोचो कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर 1, जिसमें सॉल्यूट है। अब ये सॉल्यूट कौन से फॉर्म में होना चाहिए, गैसेस फॉर्म में। सपोज हमने CO2 ले लिया, ठीक है। दूसरे कंटेनर में क्या है, वाटर है, और वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। दोनों को मिला दो तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब सोचना ये है कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर, यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा उसे हम P01 प्योर स्टेट में है ना, और इसके वेपर प्रेशर को हम P02 बोलेंगे, ठीक है। दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया। यहाँ पे क्या होगा, CO2 भी होगा और वाटर भी होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो दोनों का प्रेशर है उसमें CO2 के प्रेशर को P1 और वाटर के प्रेशर को P2 हमने ले लिया। अब क्या होगा, चलो बताओ। P टोटल मतलब कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1। पहले तो लिखेंगे P1 प्लस P2, फिर लिखेंगे P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो ये हमारा P टोटल होता है। अब जरा समझो बराबर, CO2 तो गैसेस फॉर्म में है और वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में। अब बताओ कौन ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, गैस या लिक्विड। ऑब्वियसली गैस, तभी तो वो गैसेस फॉर्म में है। तो लिखेंगे कि CO2 और गैस, CO2 की जगह गैस लिख देंगे, गैस इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर या तो लिक्विड। तो इसका मतलब ये हो गया कि गैस का जो प्रेशर होगा ये, या तो ये बोलो, वो लिक्विड के प्रेशर से बहुत ज़्यादा होगा। देयरफॉर P1 इज ग्रेटर देन P2। इसका मतलब ये टर्म विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो हम ये इक्वेशन में से इसको निकाल देंगे, इसको ज़ीरो रख देंगे, तब जाके बनेगा P इज इक्वल टू P नॉट x1। और व्हाट इज P नॉट x1, दैट इज P1, मीन्स P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1 हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालो तो P1 प्रोपोर्शनल टू x1। और यही तो हमारा क्या होता है, राउट्स लॉ। क्या होता है राउट्स लॉ, बोलो। फॉर partial pressure of volatile liquid according to Raoult's law, partial vapor pressure of volatile liquid is directly proportional to mole fraction of its in solution, ठीक है। और वही तो प्रूव हुआ कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पता चला। अब ये सेंटेंस कि राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी कब है, चलो हेनरीज लॉ क्या है। हेनरीज लॉ इज फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। किसके लिए है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। लॉ क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। सपोज जिसकी सॉल्युबिलिटी है उसको मैं कंपोनेंट 1 बोलूँ तो ये हो जाएगा 1, तो प्रेशर तो उसका ही होगा, पार्शियल प्रेशर। तो P1 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालो तो क्या हो गया, देखो ये देखो और ये देखो, दोनों तो सेम हो रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ
कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये लॉ और ये लॉ सेम हो रहा है, राइट। बस दोनों में क्या चेंज है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जब आपका सॉल्यूट कौन से फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में, याद रखो ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट गैसियस फॉर्म में हो तभी प्रूव होता है, तब जाके हमारा राउट्स लॉ एक्चुअली हेनरीज लॉ ही बन जाएगा, बराबर। तो फॉर गैसियस सॉल्यूट, फॉर gaseous solute, Raoult's law become a special case of Henry's law. For gaseous solute, Raoult's law become a special case of Henry's law, and where प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था, यहाँ पे क्या है P1, यहाँ पे KH, एंड वेयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH इज इक्वल टू, मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कैसा होंगे, सेम होंगे। तो याद रखना क्या है, ये कब प्रूव होगा, ये सेंटेंस कब प्रूव होगा, जब ये लेंगे कि सॉल्यूट कौन से फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में, क्योंकि गैसियस फॉर्म में जो भी सॉल्यूट होता है वो मोर वोलेटाइल होता है देन लिक्विड। तो लिक्विड के प्रेशर को निगलेक्ट कर देंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा कि टोटल प्रेशर, ये हमारा टोटल प्रेशर है। एक्चुअली टोटल प्रेशर किसकी वजह से मिल रहा है, गैसियस सॉलिड की वजह से, तब जाके प्रूव होगा ये। और सेम हेनरीज लॉ में मिलेगा। तो कंपेयर करके देखेंगे तो दोनों सेंटेंस सेम हो गए कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है राउट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, और उसी को बोले, मतलब वही टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट से बनने वाले सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले तो वेपर प्रेशर क्या था, वेपर प्रेशर क्या है, याद करो, हमने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन देखी थी, समझा था। सपोज ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल लिक्विड है, वाटर है समझो, क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल हीट उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और वो क्या होगा, सरफेस छोड़ के ऊपर चला जाएगा, मतलब वेपर बनेगा। फिर हमने बताया था कि पहले ये वेपराइजेशन का रेट ज़्यादा होता है, बाद में कंडेंसेशन का रेट कम होता है, धीरे धीरे ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएगा, उसी को हमने बोला था इक्विलिब्रियम कंडीशन। तब ये लिक्विड सरफेस पे जो भी प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर लिक्विड फेज, उसी को हमने क्या बताया था, वेपर प्रेशर। तो क्या थी डेफिनेट, एट इक्विलिब्रियम pressure exerted by vapor of liquid over liquid phase is called vapor pressure of that liquid, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, तो T हमारा कांस्टेंट होगा। चलो सोचो, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर है, इसका मतलब ये क्या है, सॉल्वेंट है, और उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में है, मतलब मैं P1 नॉट ले लूँ। अब ये जो सॉल्वेंट है उसमें मैं शुगर या तो कोई सॉल्ट ऐड कर दूँ। शुगर मतलब क्या,
नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मैंने ऐड कर दिया। सॉल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, याद रखो, बराबर। और अब हमें सॉल्यूशन मिलेगा, ये जो भी होगा वो क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, है कि नहीं। सॉल्यूशन में तो शुगर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, समझो कि ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। जिस तरह से सॉल्यूशन में होंगे उसी तरह से सरफेस पे भी तो होंगे, राइट कि नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन मतलब ही तो होता है होमोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर, सेम कंपोजिशन इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, अब ये मॉलिक्यूल के साथ इक्वल अमाउंट में किसके मॉलिक्यूल्स भी होंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो सोचो, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर जितना मिलता है, क्या सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर उससे ज़्यादा मिलेगा या उससे कम मिलेगा, बराबर। तो सोचो, वेपराइजेशन का रेट सरफेस एरिया पे डिपेंडेबल है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज होगा, इसका मतलब वेपर भी बढ़ती जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया कि सरफेस तो उतना ही है, देखो सरफेस चेंज नहीं हुआ, सरफेस तो उतना है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, देखो अब वो रिड्यूस हो गया। फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस एंड देयरफॉर रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज आल्सो रिड्यूस। एंड उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स जो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उसका रेट कम हो जाएगा, तो ऊपर वेपर भी कम हो जाएगी और वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। बात समझ में आई। तो प्योर सॉल्वेंट से बनने वाला सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज कम होता है, राइट। तो लिखेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस, वेपर pressure of solution is lower than vapor pressure of प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब कि P1 नॉट ऑलवेज ज़्यादा होगा P1 से, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ऐसा क्यों हुआ वो भी लिख सकते हैं, क्यों हुआ, क्योंकि फ्रैक्शन कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस and therefore vaporization rate is reduced। तो लिखेंगे this is due to fraction covered by solvent molecules get reduced and therefore the rate of vaporization get reduced and hence vapor pressure is lower and hence vapor pressure is lower। ठीक है, चलो ओके। सपोज यहाँ पे सॉल्वेंट
सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1 है और सॉल्यूट का x2 है, तो लिखेंगे इफ x1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent and P1 is vapor pressure of solution। बात तो ठीक है कि वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन का है, लेकिन बताओ ये वेपर किसकी होगी, वाटर की या शुगर की? तो वाटर की ही होगी। इसका मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। बोलो क्या है लॉ? सबके लिए, वो लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, लॉ एक ही है कि वेपर प्रेशर ऑफ volatile component is directly proportional to its mole fraction in solution। तो इसका मतलब ये तो जिसका भी है वाटर का ही है, P1 proportional to x1 that is P1 is equal to P0 A x1 ही यहाँ पे भी मिलता है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हो गया P1, ये हो गया x1, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0 था वहाँ पे वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा, जहाँ पे x1 इज इक्वल 1 वहाँ पे वेपर प्रेशर हो जाएगा P1 नॉट। तो ये हुआ वेपर प्रेशर फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन।